गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ निशान फ्रॉम अहमदाबाद। आज बच्चों हम स्टैंडर्ड 11 की पहली बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं, जहां पे हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। बच्चों हर फील्ड की खुद की लैंग्वेज होती है। आप कोई भी फील्ड में जाओ, सीए के फील्ड में जाओ तो वहां पे जो उनकी लैंग्वेज होगी वो अलग होगी। डॉक्टर के पास जाओ तो नर्स, कंपाउंडर या फिर उसके इक्विपमेंट, एक्सरे, इज दैट क्लियर? तो उसका मतलब क्या होता है कि हर फील्ड में अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है। आप फ्लाइट में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, तो तीनों में आप देखो ना तो उसमें अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। क्लियर? तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट में सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, अकाउंट की खुद की लैंग्वेज। आप अगर आपको फ्रेंच सीखना है तो फ्रेंच के वर्ड समझने पड़ेंगे, लॉजिक है कि नहीं? तो अगर आपको अकाउंट से समझनी है तो अकाउंट की क्या करनी पड़ेगी, कुछ लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। मैं अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं, आपको ऐसा बताऊं, चलो कैपिटल ये है, ड्राइंग ये है, डेटा सी है, क्रेडिटर, तो आप क्या बोलेंगे, सर नहीं मजा आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या। तो बच्चों आप सबको मैं सजेशन देता हूं कि जितनी भी मैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी डिस्कस करूं वो आप एक बार समझ लेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैं टर्मिनोलॉजी समझाने वाला हूँ वो पूरा प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जिसकी वजह से आपका काम क्या हो जाएगा बच्चों, आसान। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला जो बच्चों हमारा जो टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है कैपिटल। क्या नाम है? कैपिटल। अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कैपिटल का मतलब हमारा गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। वो नहीं है बच्चों, वो भूल जाओ, वो जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे अकाउंट में कैपिटल का मतलब कुछ अलग ही होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो ऑनर और बिजनेस, ये दोनों अलग अलग होते हैं। पहले ही आपको एक चीज अकाउंट में समझनी है। ऑनर का मतलब मेरा नाम निशांत है, तो निशांत और निशांत इंस्टीट्यूट ये दोनों अलग अलग है। निशांत है वो नेचुरल पर्सन है, लेकिन निशांत इंस्टीट्यूट है वो मैंने बनाया है, तो लॉजिकली वो लीगल आर्टिफिशियल में आता है। तो सबसे पहले आप समझ लो ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। आप जो अकाउंट प्रिपेयर करते हो ना, निशांत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, निशांत इंस्टीट्यूट के। निशांत इंस्टीट्यूट आज कितना कमा रहा है, कितना उसका एक्सपेंस है, क्या क्या उसकी अकाउंटिंग प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो वो ऑलवेज किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, निशांत इंस्टीट्यूट की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ आप सोचिए, साथ साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इजी। निशांत या कोई भी पर्सन है उसको बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, आप सोचो। आपको एक मोबाइल का शॉप ओपन करना है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, लॉजिकली सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, ऑफिस या फिर लैंड या फिर बिल्डिंग। तो ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, लैंड बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर मुझे प्लांट एंड मशीनरी, फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ वाटर मशीनरी है, प्लांट है, वो सब चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा बोल सकते हो बच्चों कि आज मुझे मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मोबाइल के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टॉक चाहिए ना। क्यों? कस्टमर आया, मेरे पास स्टॉक नहीं है तो मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक चाहिए, कैश चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। लॉजिक है कि नहीं? हाथ पे पैसा होना चाहिए, बैंक में पैसा होना चाहिए। तो लॉजिकली एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कैश, बैंक, ये सब की जरूरत पड़ेगी। ये सब मैंने बिजनेस में क्या किया पता है, इन्वेस्ट किया। ये ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया। अज्यूम करो ये सबका अमाउंट है 80 लाख। कितना है? 80 लाख। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, क्या क्या है इन्वेस्ट, कौन कौन से फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में, बिल्डिंग के फॉर्म में, प्लांट के फॉर्म में, मशीनरी के फॉर्म में, स्टॉक के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या फिर बैंक के फॉर्म में। वो जो अमाउंट इन्वेस्ट की है ना उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, कैपिटल। सिंपल डेफिनेशन कि ऑनर को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो जो भी चीज इन्वेस्ट करेगा, कौन कौन से फॉर्म में, ये सभी फॉर्म में, तो वो जो अमाउंट होगी पर्टिकुलर अमाउंट 80 लाख, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। इज दैट क्लियर? तो बच्चों मेक श्योर दैट कैपिटल का मतलब धंधा स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कोई भी फॉर्म में, वो फॉर्म को हम जनरली क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो ये हुई आपकी डेफिनेशन कैपिटल की। आप अपनी बुक में पढ़ लेना, यही मीनिंग है। तो इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको टेक्निकल वर्ड में इजीली लिख सकते हो और समझ सकते हो। तो बच्चों पहला जो हमारा है डेफिनेशन वो हुआ कैपिटल। हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करते हैं जिसका नाम है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब वो नहीं कि आप पिक्चर आर्ट वो सब बनाओ, तो
वो अलग है। क्लियर? अकाउंट में ड्राइंग अलग होती है और आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो 1 to 10 में ड्राइंग करते थे वो भी अलग है। यहाँ पे भी एक कंसेप्ट वापस से लेते हैं, ऑनर और बिजनेस। ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है? अलग अलग है। एक आपको मैं पॉइंट देता हूं, आप उस पर सोचिए। आपके फादर है, महीने का 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, ये अमाउंट कहां कहां पे यूज करेंगे? आप थोड़ा सोचो। आपके फादर महीने का कितना कमा रहे हैं? 2 लाख। वो कहां कहां पे यूज करेंगे? मैं ऐसा बोलूंगा, थोड़ा बहुत सेविंग करेंगे या फिर थोड़ा बहुत बिजनेस के यूज के लिए रखेंगे, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। फिर आप पापा को कॉल करेंगे क्या कि मुझे स्कूल की फी भरनी है, ट्यूशन की फी भरनी है, कॉलेज की फी भरनी है। आपके मदर कॉल करेंगे कि भाई घर में इतना खर्चा है। तो क्या करना पड़ेगा? आपके फादर जो कमा रहे हैं ना, उसका थोड़ा बहुत घर पे लाना पड़ेगा। जो घर पे लाना पड़ेगा उसको मैं ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूं, पर्सनल यूज। कौन सा यूज? पर्सनल। बिजनेस यूज नहीं, पर्सनल यूज। तो ऑनर आज बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कोई भी कैश या कोई भी गुड्स विड्रॉन करे, कोई भी कैश और गुड्स क्या करे? विड्रॉन करे। कौन से यूज के लिए? पर्सनल। अपने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? घर के लिए। तो वो जो होती है उसको बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो ऑनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज विड्रॉन करे, कैश के फॉर्म में या गुड्स के फॉर्म में, तो वो चीज को अकाउंट में क्या बोला जाता है? ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स का मतलब क्या आता है वो भी मैं समझा दूं। आपके फादर का स्टेशनरी का बिजनेस है। आप अपने फादर को कॉल करेंगे कि पापा मुझे कल स्कूल में 5 नोट्स चाहिए, ये स्टेशनरी चाहिए, ये पेंसिल चाहिए, आप लेके आना। आपके फादर आपके लिए स्टेशनरी लाए, कहां से? बिजनेस से, घर से लाए। आपसे पैसे लेंगे? नहीं लेंगे ना, सीधी बात है, क्योंकि वो कर का मामला है। इज दैट क्लियर? तो लॉजिकली वो पैसे लेने नहीं वाले हैं। तो ये चीज को अकाउंट में क्या ड्रॉ हम करेंगे? ट्रीट, ड्राइंग ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि ये पर्सनल नेचर का हुआ। लेकिन वही चीज उन्होंने कस्टमर को सेल किया होता है तो वो फिर ड्राइंग ट्रीट नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो बच्चों मेक श्योर दैट ऑनर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कोई भी कैश विड्रॉन करे या गुड्स विड्रॉन करे तो जनरली हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ड्रॉइंग। अब आपकी ड्राइंग के एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिए वो ड्राइंग का पहला एग्जाम्पल है स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, थर्ड कॉलेज फीस, फोर्थ LIP। LIP का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का होता है कि पर्सन का होता है? पर्सन का होता है कि अगर आज पर्सन की कोई फ्यूचर में डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए हम क्या पे करते हैं? प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड आए तो आपके माइंड में कौन सा वर्ड आना चाहिए? ड्राइंग वर्ड आना चाहिए। क्यों? लॉजिक आप समझ गए, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है, बिजनेस का नहीं है। इसकी वजह से बिजनेस को फायदा नहीं होने वाले, हमारी फैमिली को फायदा होने वाले। क्लियर? और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो भी कौन से नेचर की हुई? पर्सनल नेचर की। तो बच्चों यहां पे ये एग्जांपल है स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स। ये सभी चीज कौन से नेचर की होगी? पर्सनल नेचर की होगी। तो ये वर्ड आए तो आपके दिमाग में तुरंत कौन से वर्ड आना चाहिए? ड्राइंग। इसका एक मैं ग्रुप नाम दे दूं, हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस का मतलब हमारे घर के खर्चे के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये कोई कीवर्ड्स आए तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? ड्राइंग आना चाहिए। तो बच्चों हमने 2 डेफिनेशन किया, एक किया कैपिटल और दूसरा किया ड्राइंग। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है कैश एंड क्रेडिट। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये चीज आती है तो भी एक बार हम बच्चों डिस्कस कर लें। आज फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि मेरा मोबाइल का बिजनेस है। एक आया कस्टमर मेरे पास कि सर मुझे 40,000 की मोबाइल लेनी है। बोला ठीक है। मैंने मेरी शॉप से उसको मोबाइल दिया, उन्होंने अपनी पॉकेट से तुरंत 40,000 निकाल के मुझे दे दिया। तो मेरे और उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई ना, वो कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? कैश। क्यों? उसकी जेब से इमीडिएटली पैसा निकला, मेरी जेब में इमीडिएटली पैसा आया। कैश ट्रांजेक्शन में इमीडिएटली कैश पेमेंट होता है या फिर कैश रिसीव होता है। क्लियर? तो कैश ट्रांजेक्शन में क्या होगा? हमें तुरंत ही पैसा मिल जाएगा या फिर हमें तुरंत ही क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को जनरली हम क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनो, इससे उल्टा। वो कस्टमर मेरे पास आया, अचूम करो कि मैं उसको जानता हूँ बहुत सालों से। सर आज मुझे 40,000 का मोबाइल लेना है। मैंने बोला ठीक है मोबाइल रख। लेकिन उन्होंने बोला कि सर मैं आपको पेमेंट है ना 3 महीने के बाद दूंगा, आप मुझे 3 महीने की क्रेडिट दो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने बोला ठीक है, एक काम कर, अभी ये कौन सा मंथ है? जनवरी मंथ है, तो मुझे मार्च महीने में पैसा दे देना। कब दे देना? मार्च।
बच्चों मुझे यहाँ पे जो पेमेंट मिलने वाली है ना, वो कब मिलने वाली पता है? फ्यूचर डेट पे। तो जो पैसा मुझे फ्यूचर डेट पे मिले ना, वैसे ट्रांजेक्शन को जनरली हम कौन सा बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। जिसमें पैसा तुरंत मिल जाए ऐसे ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे, और जिसमें पैसा मुझे कब मिले? फ्यूचर डेट पे, तो वो ट्रांजेक्शन को जनरली हम कौन सा बोलेंगे? क्रेडिट। तो मेक श्योर दैट अकाउंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैश और क्रेडिट। क्लियर? तो ये हुई हमारी कंसेप्ट कैश और क्रेडिट। आप अपनी बुक में एक बार डेफिनेशन लर्न कर लेना। नेक्स्ट जो है हमारा कंसेप्ट है वो डेटर्स। कई सारे स्टूडेंट्स इसको डेप्टर्स बोलते हैं, वो रॉन्ग है, डेटर्स बोलो। क्या बोलो? डेटर्स। और है क्रेडिटर्स, दोनों साथ में है, तो साथ में समझने पड़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बच्चों आपका काम आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनो। रॉकी एंड पुष्पा। मैं एक बार बता दूं, रॉकी बिजनेसमैन है और ये है जो है वो कस्टमर है। ठीक है? तो ये बिजनेसमैन है रॉकी, और पुष्पा क्या है? कस्टमर। रॉकी ने पुष्पा को 10 लाख रुपए का गुड्स सोल्ड किया। कितने का? 10 लाख रुपए उसका। तो रॉकी ने पुष्पा को 10 लाख रुपए का गुड्स सोल्ड किया। गुड्स लेने के बाद पुष्पा ने ये बोला कि मैं अभी पेमेंट नहीं दूंगा, मैं आपको पेमेंट 3 महीने के बाद दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांजेक्शन अगर जनवरी मंथ में हुआ है तो लॉजिकली ये पेमेंट करेगा मार्च में। ध्यान से सुना बच्चों, मैं समझूंगा ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुई। पहले तो रॉकी ने पुष्पा को कितने लाख का गुड्स दिया? 10 लाख रुपए का। पुष्पा ने ऐसा बोला कि सर अभी पेमेंट नहीं होगा, 3 महीने के बाद होगा। तो बच्चों मैं बोलूंगा रॉकी और पुष्पा के बीच में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। क्लियर? अब ध्यान से सुनो। रॉकी को पैसा कब मिलेगा? 3 महीने के बाद। किससे? पुष्पा से। 3 महीने के बाद 10 लाख रुपए मिलेगा। अब बच्चों मजे की चीज ये है, ये जो रॉकी है ना, रॉकी, इसके लिए जो पुष्पा हुई ना, वो क्या हुई पता है? डेटर्स। क्या हुई? डेटर्स। क्यों? अकाउंट में जिससे हमें फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? डेटर्स। रॉकी के लिए पुष्पा क्या हुई? डेटर्स। क्यों? फ्यूचर में उसको उससे 10 लाख रुपए लेने हैं। तो एक चीज याद रखिए, जिससे हमें फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं उसको हम जनरली क्या बोलेंगे? डेटर्स। डेटर का मतलब कस्टमर्स। तो रॉकी अपनी बुक में क्या लिखेगा? पुष्पा ब्रैकेट में लिखेगा डेटर्स, क्योंकि 10 लाख रुपया उसको 3 महीने के बाद उससे लेने हैं। क्लियर बच्चों? तो मेक श्योर दैट डेटर का मतलब तो वो मनी टू बी रिसीव, जिससे फ्यूचर में हमें पैसा लेना होता है उसको हम जनरली क्या बोलेंगे? डेटर्स। अब मैं दूसरा एग्जांपल दूं। मेरी जो निशान इंस्टीट्यूट है उसमें स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास पढ़ते हैं, मुझे स्टूडेंट से क्या लेना है? फीस लेना है। तो मेरे लिए स्टूडेंट्स क्या हुए पता है? डेटर्स। क्यों? मुझे उससे क्या लेना है? फ्यूचर में फीस लेना है। डन। आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल वाले के लिए आप क्या हुए पता है? डेटर्स। क्यों? स्कूल वालों से आपसे क्या लेना है? फीस लेना है। आप आपके घर के बाजू में ग्रोसरी शॉप में गए, 10,000 की ग्रोसरी ली और अंकल को बोला अंकल मैं अभी 8 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वो ग्रोसरी वाले अंकल के लिए आप क्या हुए? डेटर्स। क्यों? 8 दिन के बाद उनको आपसे कितने रुपए लेने हैं? 10,000। इज दैट क्लियर? तो ये चीज अगर प्रैक्टिकल लाइफ की याद रखेंगे तो आपको डेटर्स का कंसेप्ट बच्चों समझ में आ जाएगा। 10। अब क्रेडिटर उल्टा, ये जो पुष्पा है ना उसके लिए रॉकी, पुष्पा के लिए रॉकी क्या हुई पता है? क्रेडिटर्स। क्या हुई? क्रेडिटर्स। तो पुष्पा के लिए रॉकी क्या है? क्रेडिटर्स। क्यों? फ्यूचर में टू बी पेड, फ्यूचर में हमें जिसको पेमेंट देनी होती है, फ्यूचर में हमें जिसको पेमेंट देनी होती है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो पुष्पा को रॉकी को फ्यूचर में कितने पैसे देने हैं? 10 लाख। तो पुष्पा यानी कि कस्टमर अपनी बुक में लिखेगा रॉकी ब्रैकेट में लिखेगा क्रेडिटर। क्यों? उसको फ्यूचर में 10 लाख रुपए देने हैं। एक और मजेदार एग्जांपल, स्कूल, टीचर, स्टूडेंट्स, ये 3 होते हैं। स्कूल के लिए स्टूडेंट्स डेटर हुए क्योंकि क्या लेना है उससे? फीस लेना है, तो ये हुए डेटर्स। और स्कूल के लिए टीचर्स को क्या देना पड़ता है? सैलरी देना पड़ता है, फ्यूचर में काम करने के बाद सैलरी देंगे एंड ऑफ द मंथ, तो वो हुए क्रेडिटर। तो इसको पेमेंट करना है इसलिए क्रेडिटर, इससे पेमेंट लेना है इसलिए डेटर्स। डन। तो ये एग्जांपल भी बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ का याद कर सकते हो। तो यानी कि डेटर यानी कि जिससे पैसे लेने हैं और क्रेडिटर यानी कि जिससे पैसे देने हैं। तो ये हुई बच्चों हमारी कंसेप्ट डेटर्स और क्रेडिटर्स। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है बैड डेब्ट्स। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। 5 फ्रेंड है, उसमें से एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो टोटल 1 2 3 4 5, अज्यूम करो 5वें नंबर जो फ्रेंड है उसका बर्थडे था। ये लोग 1000 रुपए का केक लाए
तो लॉजिकली ये चारों को 250 250 250 निकालने थे, लेकिन थर्ड वाला है ना, उन्होंने बोला कि पेमेंट मैं बाद में दे दूंगा। अब हुआ क्या, ये 1 2 और 4 इसको बोल रहे कि भाई पैसे दो ना, 250 रुपये जो केक का बाकी था। 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, लेकिन ये भाई साहब है वो पैसे नहीं दे रहे हैं। बहुत बार इन लोगों ने, तीनों ने ट्राई किया, 1 2 4 ने 3 से पैसा लेने का ट्राई किया कि भाई तू पहले वो केक के पैसे बाकी है सेलिब्रेशन के टाइम पे 250 तू मुझे दे, लेकिन ये नहीं दे रहा है। 1 2 और 4 ने मान लिया ये बंदा पैसा देगा नहीं। आपके ग्रुप में एक तो ऐसा होगा ही। इन लोगों ने मान लिया कि ये पैसा देने वाला नहीं है, तो अब क्या क्या पता है, उन्होंने मान लिया कि हमारा नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, 250। तो यही 250 रुपए का नुकसान को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। इसके पहले मैंने एक एग्जांपल समझाई थी। रॉकी ने पुष्पा को कितने रुपीस का गुड्स दिया, 10 लाख रुपीस का। आपको याद है जनवरी में गुड्स दिया था, तो पैसे लेने कब जाएगा वो, मार्च में। अब ध्यान से सुनो, रॉकी 3 महीने के बाद पुष्पा को कॉल करता है कि पुष्पा 10 लाख रुपए मुझे देना, तूने बोला था मार्च में दे दूंगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कॉल किया, उसके घर गया, समझाया। रॉकी आपको पता है बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन माना नहीं। कौन, पुष्पा। पुष्पा ने बोला मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, मैं अभी पैसे नहीं दे सकती हूँ। बहुत ही ट्राई करने के बाद रॉकी को ऐसा लगा कि अब पुष्पा पैसे नहीं देगी, और मार्केट में डिक्लेयर हो गया पुष्पा की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से वो पेमेंट नहीं दे सकती है। तो उसने अपनी बुक में क्या कर दिया पता है, रिटर्न ऑफ। क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब मान लिया कि अब मेरे ये 10 लाख रुपए है जो मुझे पुष्पा से लेने थे वो आने वाले नहीं है। ये जो 10 लाख रुपए नहीं आने वाले उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्लियर। तो बैड डेब्ट्स का मतलब किसी को हमने पैसे दिए थे, वो फ्यूचर में पैसे नहीं दे रहा है, तो लॉजिकली हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान। ये नुकसान जो होता है उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। एक मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए लॉस है, क्या है, लॉस। तो 1 मार्क और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैड डेब्ट्स हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, लॉस। तो ये हो बच्चों आपको बैड डेब्ट्स का एक्सप्लेनेशन। वैसे ही एक है बैड डेब्ट रिकवरी। ये हुई बैड डेब्ट रिकवरी। बच्चों बैड डेब्ट रिकवरी क्या पता है, रॉकी को पुष्पा से कितने लेने थे, 10 लाख रुपए। पुष्पा एक साल के बाद पुष्पा की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। पुष्पा इंसान अच्छे थे, टाइम खराब था उसका, टाइम अच्छा आया, किसके पास गई, रॉकी। कि रॉकी मुझे तो 10 लाख रुपए देने थे ना, अरेंजमेंट हो गया है, 10 लाख रुपए तू रख। रॉकी शॉक हो गया, अरे भाई मैं तो मान के बैठा था तू पैसा नहीं देगी, लेकिन क्या हो गई, फ्यूचर में पैसा आ गया। तो ऐसा होता है कि जो हम मान के बैठे थे पैसा नहीं आने वाला है, वही पैसा फ्यूचर में आए। तो ऐसे कंसेप्ट को जनरली हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवरी। तो लॉजिकली हमने मान लिया था पैसा नहीं आने वाला है, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद वो आदमी पैसा देने के लिए वापस आ रहा है, तो जनरली ये बैड डेब्ट रिकवरी हुई। और बैड डेब्ट रिकवरी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। क्यों, हम भूल गए थे, लेकिन वही पैसा कुछ टाइम के बाद वापस आ गया। तो बच्चों ये हुआ हमारा कंसेप्ट बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवरी। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा कंसेप्ट है डिप्रीशिएशन। एक मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। 2022 में 2022 में मैंने कार लिया। अज्यूम करो कार का जो प्राइस है वो 5 लाख रुपए का है। बच्चों थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है, थोड़ा आप समझ लेना अपने हिसाब से। 5 लाख रुपए का कार लिया। जब मैंने कार लिया ना, तब कार के ऑनर और कंपनी को पूछा कि एवरी ईयर लॉजिक है कार की वैल्यू डाउन तो होने वाली है, ऐसा तो नहीं है कि 10 साल के बाद ये कार की वैल्यू 5 लाख की रहने वाली है। तो मैंने उनको पूछा आफ्टर 10 ईयर कार की वैल्यू कितना % कम होगी एवरी ईयर। उन्होंने बोला साहब आप समझ लो कि एवरी ईयर 10% वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 5 लाख रुपए का कार लिया और उन्होंने बोला कि आपका 10% वैल्यू कम होगा। मैं समझूंगा मेरी वैल्यू 5 लाख का 10% 50,000 से कम होकर अब वैल्यू हो गई 4,50,000। नेक्स्ट ईयर और 50,000 कम होगी, फिर 4 लाख हो गई। होगा क्या पता है, एवरी ईयर आपकी कार की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एवरी ईयर आपकी कार की वैल्यू क्या हो रही है, कम। सर्टेन रेट से मेरी कार की वैल्यू जो कम हो रही है ना, ये मेरे लिए एक्सपेंस हुआ। क्यों एक्सपेंस हुआ, मैंने ली कितने में कार, 5 में। 2023 में जब अगर मैं कार बेचने जाऊं तो बच्चों मुझे कितने रुपए मिलेंगे पता है, 4.5 लाख रुपए। 5 लाख की कार ली मैंने, सेल की 4,50,000 में, मुझे 50,000 कम मिले
ये 50,000 जो कम मिले ना उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है बच्चों, जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर आप यूज करते हो ना, तो वो यूज करने की वजह से जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। क्या होती है? डाउन। वो सर्टेन डेट से जो वैल्यू डाउन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस इसलिए है कि एवरी ईयर आपकी जो असेट्स है उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, और डाउन होने की वजह से आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्लियर? तो सर्टेन रेट से सर्टेन वैल्यू जो डाउन होती है असेट्स की वैल्यू, उसको हम जनरली क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो ये हुआ बच्चों आपका डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि बहुत अच्छा पर्सन, सॉल्वेंट यानी कि बहुत अच्छा बिजनेस। इनसॉल्वेंट का मतलब बिजनेस अच्छा नहीं है, बिजनेस लॉस मेकिंग है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनो, जो पर्सन अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रेगुलर पे करता है, ईएमआई टाइम पे भरता है, क्रेडिट कार्ड का पैसा टाइम पे भरता है, लोन के इंस्टॉलमेंट का टाइम पे भरता है, क्लियर, और अपने बिजनेस के सारे खर्चे टाइम पे करता है, तो लॉजिकली वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रेगुलर हुआ। तो जो पर्सन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को रेगुलर पे करता है और उसका असेट्स उसकी लायबिलिटी से ज्यादा है, असेट का मतलब खुद की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल उसकी खुद की प्रॉपर्टी 10 लाख थी और लायबिलिटी का मतलब उसको मार्केट में 8 लाख रुपए चुकाने थे, थे कितने? 10, कितने चुकाने थे? 8, तो भी इसके पास कितने लाख बचेंगे? 2 लाख। तो लॉजिकली जो पर्सन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रेगुलर पे करता है और जो पर्सन की असेट्स लायबिलिटी से ज्यादा है और उसके बाद भी उसके पास पैसे बच रहे हैं, ऐसे पर्सन को हम जनरली कौन सा पर्सन बोलेंगे? सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन का मतलब बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है, टाइम पे और रेगुलर पेमेंट हो रही है, असेट बढ़ रही है, पैसा बच रहा है, तो वो क्या हुआ? सॉल्वेंट। इससे उल्टा इनसॉल्वेंट, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रेगुलर पे नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट हो, लोन हो, ईएमआई हो, वो रेगुलर कुछ हो नहीं रही है। जिस पर्सन की असेट लायबिलिटी से कम है, असेट थी 15 लाख, लायबिलिटी होते हो गए 17 लाख, है कितने अपने पास? 15 लाख, लेकिन मार्केट में लायबिलिटी, लोन वोन सब कितना पे करना है? 70 लाख, तो -2 लाख से चल रहा है ना, ये कितने? -2 लाख से चल रहा है। तो लॉजिकली ये पर्सन को हम कौन सा बोलेंगे? इनसॉल्वेंट, क्योंकि रेगुलर पेमेंट नहीं है, असेट्स कम है, लायबिलिटी का मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा पे करना है, तो ऐसे इंसान को हम जनरली कौन सा बोलेंगे? इनसॉल्वेंट पर्सन्स। तो 3 डेफिनेशन हुई, डेप्रिसिएशन, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट जो हमारा बच्चों कंसेप्ट है वो है असेट्स। असेट का मतलब आप सिंपल तरीके से याद रखो, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आप थोड़ा ना ठंडे दिमाग से सोचो। मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, तो बिजनेस है मेरा ऑफिस, मेरी फर्नीचर, मेरी स्टॉक, मेरी लैंड, मेरी बिल्डिंग, वो सब मेरी असेट्स है। सीधी बात है, असेट का मतलब क्या है पता है? जो आपके पास है और फ्यूचर में आप उसको बेच के पैसा ले सकते हो ना, उसको असेट्स बोलते हैं। मेरा घर है फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास पैसा कुछ बचा नहीं है, तो उसको बेच के मैं क्या कर सकता हूँ? पैसा ले सकता हूँ। मुझे लग रहा है बिजनेस नहीं चल रहा है, तो क्या कर सकता हूँ? ऑफिस बेच के पैसा कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि मोबाइल का बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पास बहुत स्टॉक पड़ा है, तो उसको मैं लास्ट टू लास्ट कम प्राइस में बेच के पैसा तो ले ही सकता हूँ। समझ में आया? तो असेट का मतलब आप समझो कि ऐसी चीज जो आपके पास है, जो फ्यूचर में आप बेच के कैश में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। पर बच्चों आपकी बुक में दिया है असेट के 2 पार्ट, एक है करंट असेट्स, दूसरा है नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में 2 पार्ट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। तो टोटल ऐसा बोल सकता हूं कि असेट के 2 पार्ट है, करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में 2 है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सबसे पहले समझते हैं करंट असेट्स। ऐसा असेट्स जो आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो? आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और जिसका लाइफ या यानी कि टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है, ऐसे असेट्स को जनरली हम क्या बोलेंगे? करंट असेट्स। प्रैक्टिकली बताऊं, ध्यान से सुनो। मैं आज बिजनेस लेके बैठा मोबाइल का, मेरे पास बहुत सारे फोन है, वीवो, आईफोन, समथिंग बहुत सारे कंपनी के फोन पड़े हैं। कस्टमर मेरे पास आया, मैंने उसको मोबाइल दिया, मोबाइल का मतलब स्टॉक दिया, सामने स्टॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में। पॉसिबिलिटी बहुत है ना, 1 साल के अंदर आप क्या कर सकते हो? अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 1 साल से ज्यादा करेंगे तो लॉजिकली बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो आप लॉजिकली बिजनेस को बंद ही कर देंगे। तो लॉजिकली बच्चों समझना क्या है, स्टॉक ऐसी चीज है जो आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। डीटर्स, मुझे मेरे कस्टमर से पैसे लेने हैं,
मैंने 3 महीने की क्रेडिट दी, 3 महीने के बाद वो डेटर किस में कन्वर्ट होने वाला है? कैश में। मैंने एक स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बोले कि सर मैं 3 महीने के बाद आपको फीस दे दूंगा। 3 महीने के बाद वो मुझे फीस देने आता है, तो बच्चों वो डेटर मेरे लिए डेटर हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 महीने में कैश में। मैं उसको ऐसा बोलूंगा एक काम करना 1 साल के बाद देना, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। अकाउंट ऐसा बोलता है आप किसी इंसान को मैक्स टू मैक्स 6 महीने की क्रेडिट दे सकते हो। इज दैट क्लियर? तो वो स्टूडेंट्स किस में, मेरा डेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में। तो स्टॉक, डेटर, ये सब क्या है पता है? इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 साल के अंदर ही कन्वर्ट कर सकते हो। इसका टाइम पीरियड 1 साल से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, और हुआ तो उसका मतलब आपको या तो बैड डेट्स होगा या तो आपका बिजनेस नहीं सही चल रहा है। डन बच्चों? तो ध्यान से सुनो, 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा जो टाइम पीरियड जिसका 1 साल से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऐसे एसेट्स को जनरली हम बोलेंगे करंट असेट्स। अब आई बच्चों नॉन करंट, जिसका नॉट इजिली कन्वर्ट इनटू कैश। समझो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी ऑफिस है, बिजनेस नहीं चल रहा है, टीचिंग फील्ड में समथिंग नहीं चल रहा है, अच्छा ये ऑफिस में बेचने जा रहा हूं, इजिली सेल हो जाएगा? टाइम लगेगा, बहुत सारे लोगों को दिखाना पड़ेगा, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ेगा, प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। लक अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो ये मान के चलूंगा कि ऑफिस सेल करना इजिली नहीं है। तो जो आप इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा है, जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा है, ऐसी एसेट्स को जनरली हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का आप देख सकते हो, छू सकते हो, ऐसी एसेट्स को टेंजिबल बोलते हैं। तो बच्चों नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा है। लैंड इजिली कन्वर्ट नहीं होगा, टाइम लगेगा। मशीनरी, लॉजिक है, आज लिया और हम बेचना चाहते हैं, तुरंत थोड़ी ना बेच जाएगा, टाइम लगेगा। बिल्डिंग टाइम लगेगा, प्लांट टाइम लगेगा, मशीनरी टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर? आपका घर है, आपको बेचना है, तुरंत बेच जाएगा, टाइम लगेगा। सोफा टाइम लगेगा, एसी टाइम लगेगा, फर्नीचर टाइम लगेगा। इज दैट क्लियर? जिसमें टाइम लगता है वो कौन सी एसेट हुई? नॉन करंट। और नॉन करंट में कौन सा? टेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं। क्लियर? ये हुई बच्चों टेंजिबल। और नेक्स्ट है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या पता है? हम देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, आज डोमिनोज है ना, डोमिनोज, वो जितने भी पैसा कमा रहा है ना, वो कौन से बेस पे कमा रहा है पता है? इनटेंजिबल एसेट्स। आप डोमिनोज में पिज्जा खाना जाते हो तो आप गूगल में सर्च करते हो कि डोमिनोज का पिज्जा कैसा है, रिव्यू चेक करते हो, किसी को पूछते हो? नहीं, आप उस पर अंधा विश्वास करते हो कि डोमिनोज के पिज्जा वर्ल्ड के सबसे बेस्ट है। क्यों पता है? उसकी क्या है पता है? गुडविल है। आज डोमिनोज जो भी कमा रहा है पैसा, वो कौन सी एसेट से कमा रहा है? अपनी रेपुटेशन पे। क्लियर? तो जो बिजनेस है ना वो रेपुटेशन पे चलता है ना, वो भी उसकी एसेट हुई ना। लेकिन देख नहीं सकते वो एसेट्स, लेकिन क्या कर सकते? हम फील कर सकते हैं कि भाई डोमिनोज वाले आज पूरे वर्ल्ड में उसका मार्केट जमा हुआ है, वो किसकी वजह से जमा हुआ है? गुडविल की वजह से। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, तो आपको ज्यादा समझ में आए। मेरा एक स्टूडेंट है, अज्यूम करो, उसने सोचा सर मुझे एक वड़ा पाव का शॉप ओपन करना है। उसने अपने खुद के नाम से स्टार्ट किया। बच्चों पहले दिन से कमाई स्टार्ट हो जाएगी? आप मुझे बोलो। उसको मेरे हिसाब से अभी की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग 2 to 3 ईयर्स स्ट्रगल करना पड़ेगा, मार्केट जमाना पड़ेगा, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। आप वहां पे अगर वड़ा पाव खाने के आपको ट्रस्ट आएगा? नहीं आएगा। क्या है कि नया है, क्या है क्या नहीं पता नहीं चलेगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जय भवानी का वड़ा पाव का आउटलेट ले ले तो आप पहले दिन से जाएंगे। क्यों? जय भवानी पे आपको भरोसा है। तो जय भवानी की क्यों भरोसा है? क्योंकि गुडविल है उसकी। क्या है? गुडविल। समझ में आ रहा है? तो उसका मतलब कई सारे बिजनेस है ना अपने नाम से चलते हैं, गुडविल से चलते हैं, अपनी रेपुटेशन में चलते हैं। इसलिए कौन सा असेट्स हुआ? इनटेंजिबल असेट्स ही हुआ, क्योंकि सालों से वो ब्रांड की वजह से, रेपुटेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। तो इसका बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन जय भवानी का बोर्ड लगा दिया, पहले दिन से बिजनेस स्टार्ट, पहले दिन से 2-3 हजार का काउंटर स्टार्ट। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सी एसेट है? गुडविल है। नेक्स्ट है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पेटेंट, आईफोन की पेटेंट फिक्स है, वो पेटेंट पूरे वर्ल्ड में कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। किसी ने किया तो उसके सामने क्या लिए जाएंगे? लीगल एक्शंस। ये भी क्या हुआ? एक राइट हुआ। अगर मैं ऐसा राइट ले लूं कि मेरे अलावा वर्ल्ड में कोई चीज नहीं बना सकता, बच्चों आप सोच लो कितना बड़ा असेट्स हुआ। उसका मतलब ये हो कि वो बिजनेस में मेरी मोनोपोली हो गई। क्या हो गई? मोनोपोली। कॉपीराइट, मेरे अलावा कोई किताब नहीं पब्लिश कर सकता, ऐसा राइट्स मेरे पास आ जाए। आप अपनी बुक के फ्रंट पेज में देखना, द राइट्स ऑफ दिस बुक्स वी कीप विद द गुजरात बोर्ड, यानी कि ये जो बुक्स है वो कौन पब्लिश कर सकता है? गुजरात बोर्ड। कितनी बड़ी असेट हो गई, सालों तक हम पैसा कमा सकते हैं ये राइट्स पे। लेकिन कौन सी? इनटेंजिबल है, जस्ट हम फील कर सकते हैं। वैसा एक ट्रेडमार्क। तो बच्चों ये हमारे बिजनेस में कौन सी एसेट हुई? जो दिखती नहीं है, लेकिन हमें बिजनेस करके देती है, इनटेंजिबल नेचर से।
तो ये कौन सा हुआ, इंटेंजिबल। तो बच्चों ये हुआ आपका असेट्स का पार्ट, जिसपे करंट, नॉन करंट में टेंजिबल और इंटेंजिबल। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है बच्चों, लायबिलिटी। हम कहीं ना बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ है कि ये पर्सन हमारे लिए लायबिलिटी बना है। लायबिलिटी का मतलब क्या पता है, हम पे पूरा डिपेंड है। इज दैट क्लियर? कई बार हम बोलते हैं। तो बच्चों बिजनेस में भी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब क्या पता है, शॉर्टकट बता दूं, हमें जिसको फ्यूचर में पेमेंट देना है, बैंक वालों को पेमेंट देना है ना, तो मेरी लायबिलिटी हुई। मैंने मेरे फ्रेंड से 50,000 रुपया लिया तो मेरी लायबिलिटी हुई, क्यों, मुझे उसको पे करना है। इज दैट क्लियर? मैं गुड्स लाया, क्रेडिट पे लाया, तो वो मेरी लायबिलिटी हुई। तो बच्चों एक चीज ध्यान से सुनो, आपको फ्यूचर में जिसको भी पेमेंट देनी है ना, तो वो पेमेंट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें फ्यूचर में अपने जो भी पर्सन है उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को टैक्स देना एक लायबिलिटी हुई, सीधी बात है। तो बच्चों लायबिलिटी का मतलब आप समझ गए कि अमाउंट पेबल टू द फ्यूचर्स टू अवर बिजनेस यूजर्स। बिजनेस यूजर को हम जो पे करते हैं वो। लायबिलिटी दो टाइप की हुई, एक हुई करंट लायबिलिटी, एक हुई नॉन करंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी एक साल के अंदर ही पे करते हैं, जो लायबिलिटी एक साल के अंदर ही पे करते हैं, वैसी लायबिलिटी को कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। तो दोज लायबिलिटी विच आर पेड विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ही पे करना है, बस उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो वो लायबिलिटी को कौन सी लायबिलिटी बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, समझो ये मेरी बेंच है, बेंच बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, वुड। मैं वुड लाया मेरे एक सप्लायर से, मैं 10 लाख रुपए का वुड लाया। कितने का, 10 लाख रुपए का वुड। मैंने बोला लाइक भाई साहब मैं आपको 3 महीने में पेमेंट कर दूंगा। तो लॉजिकली मुझे उसको कितने महीने में पेमेंट करनी है पता है, 3 महीने में। मैक्स टू मैक्स अच्छा रिलेशन है तो 6 महीना, उससे ज्यादा वो अलाउड करेगा नहीं। तो मेरे और उसके बीच में मुझे जो पेमेंट का टाइम मिला ना, वो कितना मिला, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए मुझे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी विद इन ए ईयर, तो कौन सी लायबिलिटी हुई, करंट लायबिलिटी। बैंक से आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, बीओडी, बीओडी का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फैसिलिटीज लेते हो तो मैक्स टू मैक्स आपको 3 महीने में और 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो कौन सी हुई, करंट लायबिलिटी। तो बच्चों करंट लायबिलिटी का मतलब शॉर्ट टर्म होती है, एक साल के अंदर ही पे करनी है, और इसके एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हो हमारे करंट लायबिलिटी के कंसेप्ट्स। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी, से उल्टा, जो लायबिलिटी एक साल के अंदर पे करनी है, जिसका लॉन्ग टर्म है, क्या है, लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जांपल आप बैंक से लोन लेते हो तो एक साल के अंदर कभी पे कर सकते हो, नहीं। तो जो लायबिलिटी एक साल के बाद पे करनी है, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ऐसी लायबिलिटी को जनरली बच्चों हम कौन सा बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी की एग्जांपल है बैंक लोन। बैंक से हम लोन लेते हैं तो लॉजिकली बैंक से लिया हुआ लोन एक साल में हम पे नहीं कर सकते हैं, तो वो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, पे करना पड़ेगा। तो बैंक लोन मेरे लिए कौन सी लायबिलिटी हुई, नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म, एक साल में पे करनी है, एक साल से बाद पे करनी है। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल इसकी एग्जांपल है, और इसकी एग्जांपल है बैंक लोन। तो ये हुआ हमारा बच्चों कंसेप्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा कंसेप्ट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, ध्यान से सुनो बच्चों। आपका घर है, आप घर बार बार नए खरीदेंगे, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बार बार बिल्डिंग लेंगे, बार बार मशीनरी लेंगे, बार बार फर्नीचर लेंगे, वो सब वन टाइम है ना। जो एक ही बार एक्सपेंस होता है ना, एक ही बार, रूटीन नहीं, एक बार लिया दैट्स ऑल, वो एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैंने ये स्मार्ट बोर्ड लिया तो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ पता है, कैपिटल। बस एक बार लिया, 10-15 साल तक चलेगा। आपने आपकी ऑफिस में नया एसी लिया तो लॉजिकली 10 साल तक तो चलेगा, तो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल। रूटीन बेसिस पे नहीं करते हो, लेकिन जो रेवेन्यू है वो तो रूटीन करना पड़ता है। कैसे, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो जेरोक्स का खर्चा रूटीन हुआ, स्टाफ आता है तो उसका सैलरी रूटीन हुआ, लाइट बिल रूटीन हुआ, स्टेशनरी एक्सपेंस रूटीन हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो रूटीन नहीं है, बस एक बार करो फिर आपको 5 साल 10 साल तक देखना नहीं है। और ये तो एक्सपेंस आपको जब तक बिजनेस चलेगा ना तब तक मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये फंडा समझ गए, दैट्स ऑल। ये फंडा आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेगुलर नेचर में कभी नहीं होगा, एक बार किया दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आपने परचेस किया, कर लिया, दैट्स ऑल। आप 5 साल 10 साल तक क्या रहो, फ्री रहो।
तो ये कोई एक्सपेंस है वो रेगुलर नेचर में नहीं होता है, एक बार गया वन टाइम दैट्स ऑल। और इसकी एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ये जो एक्सपेंस है वो रेगुलर है, करना ही पड़ेगा। जब तक आप बिजनेस लेके बैठे हो तो एक्सपेंस करना पड़ेगा। कैसे? वर्कर आ रहे, वेजेस नहीं देना पड़ेगा, आज दिया और फिर नहीं दिया तो चला जाएगा, समझ में आ रहा है? तो वेजेस रूटीन एक्सपेंस हुआ। सैलरी रेगुलर मंथ एंड के बाद देनी पड़ेगी। टेलीफोन एक्सपेंस, आपके वहां टेलीफोन का बिल आता है तो रेगुलर पे करना पड़ेगा, तो सर्विस रेगुलर मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट, अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो लॉजिकली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फ्रीक्वेंट टाइम पे करना ही पड़ेगा। तो ये जो है वो रूटीन नेचर में है, रेगुलर नेचर में, और ये रेगुलर नेचर में नहीं है, आपको एक ही बार करना है। एग्जांपल आपको यहाँ पे देख के क्लियर हो गए। तो बच्चों ये हमारी जो हुई वो हुई कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा कंसेप्ट है वो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। एक मजेदार एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल समझ गए दैट्स ऑल, आपका काम हो जाएगा। ध्यान से सुनो। मैंने एक अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कौन से पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक फ्लैट ली 80 लाख रुपीस की। आफ्टर 2 ईयर मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो मैंने 20 लाख रुपीस की प्रॉफिट के साथ ये फ्लैट 1 CR में बेच दिया। बच्चों मैंने कितने पैसे कमाए? 20 लाख। आप मुझे बताओ कि ये जो मेरा 20 लाख रुपए का कमाने का काम है वो रेगुलर है? मेरी रेगुलर फी तो मेरे ट्यूशन में बच्चे आते उसकी फीस है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे लगा बेचना चाहिए, प्रॉफिट मिल रहा है, तब जाके मैंने किया। तो बच्चों ये जो 20 लाख रुपए मैंने जो कमाया ना वो मेरे लिए कौन सी हुई पता है? कैपिटल रिसिप्ट हुई। क्यों? मेरा रेगुलर काम नहीं है। जब जब मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ मुझे लगे तो मैं बेच देता हूँ और प्रॉफिट कमा लेता हूँ। तो ये जो रिसिप्ट हुई ना वो कैपिटल रिसिप्ट हुई। लेकिन ये बिल्डर होते हैं, बिल्डर का काम हर रोज फ्लैट सेल करने का होता है, उससे प्रॉफिट कमाने का होता है, तो उसके लिए कौन सी हुई पता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों? उसका हर रोज का काम है, फ्लैट बेचो पैसे कमाओ, फ्लैट बेचो पैसे कमाओ। लेकिन मैं तो एज ए इन्वेस्टर था तो ये मेरे लिए कौन सी हुई? कैपिटल रिसिप्ट। तो जो रेगुलर पे नहीं होता है, जो साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक बार करता हूं, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। और जो पैसे रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो यानी कि मैं बोलूंगा नॉट रिसीव रेगुलर, कैपिटल रेगुलर नहीं मिलता है, ये रेगुलर ही मिलता है। इसके एग्जांपल कोई प्लांट बेचा, मशीनरी बेचा, फर्नीचर बेचा एक्सेट्रा, वो सब किस में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में। डिस्काउंट मिलना हर रोज होता है, बिजनेस करे तो डिस्काउंट हर रोज मिलेगी। रेंट एवरी डे एवरी मंथ पे मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा। कमीशन भी सेम सेल्स पे मिलेगा। तो ये सब एक्टिविटी रेगुलर है, तो होती रहेगी, बिजनेस है तब तक आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो जनरली ये जो एग्जांपल है वो किस में आएंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट में, और ये है वो किस में आएंगे? कैपिटल रिसिप्ट में। तो बच्चों आपका जो है ये कंसेप्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। बच्चों मैं एक बार आपको बता दूं, जितने भी कंसेप्ट मैंने किए हैं वो प्लीज 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 आप एक बार गो थ्रू करना। क्यों? अगर आपने ये गो थ्रू नहीं किया, आगे जितने भी अकाउंट के कंसेप्ट आने वाले हैं, जितने भी चैप्टर, फाइनल अकाउंट है, 12th है, बीकॉम है, बीबीए, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज 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 ये आप क्या करना, साथ में गो थ्रू करना, समझना, और आपकी बुक में से भी एक बार लर्न कर लेना। थैंक यू सो मच।